नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 9 की किताब को आगे बढ़ाते हैं और कक्षा 9 में अपन अध्याय नंबर 4 पढ़ रहे हैं। और जो जिन बच्चों की नियमितता है और कम से कम जो बच्चे नियमित है, वो मैं जानता हूं कि 15-20 हजार बच्चे हैं जो 24 घंटे होने से पहले पहले क्लास को देख लेते हैं। तो वो निश्चित रूप से आप बहुत अच्छी अपनी नींव रख रहे हो। और आप लोगों को पता है कि कितनी भी मंजिला इमारत हो, नींव मजबूत हो तो फिर सब कुछ मजबूत है। तो आप इन आरबीएसई की क्लासेस के माध्यम से राजस्थान का कोई भी एग्जाम हो, आपकी नींव मजबूत कर रहे हो और ये होना जरूरी है। आप उन बच्चों में शामिल हो जो बहुत कम बच्चे होते हैं जो अपने आप को डेडिकेटेड रख पाते हैं, अपने लक्ष्य के प्रति झोंक पाते हैं। और जो झोंक लेते हैं ना अपने आप को, निश्चित रूप से सफल होते हैं। तो ये मुश्किल कार्य है। क्या है सबसे मुश्किल कार्य? किसी भी चीज के लिए तैयारी करना और नियमित रहना। यदि आप नियमित हो तो अपने आप पे गर्व महसूस कर सकते हो कि हाँ, मैं नियमित हूं। ठीक है? क्योंकि मैं भी अपने आप पे गर्व महसूस करता हूं कि हाँ, मैं नियमित हूं। तो आपको भी अपने आप पे गर्व महसूस करना चाहिए कि हाँ, मैं नियमित हूं। चलो टाबरो, करा शुरू। आज जनजातीय आंदोलन में स्पेशली अपन क्या पढ़ने वाले हैं? कल की क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था। आज स्पेशली अपन पढ़ने वाले हैं गोविंद गिरी। क्या पढ़ने वाले हैं? गोविंद गिरी पढ़ने वाले हैं। ठीक है टाबरो, चलिए तो करा शुरू। गोविंद गिरी रिलेटेड, गोविंद गिरी ने भीलों के अंदर सामाजिक सुधार के लिए बहुत सारे प्रयास किए। भीलों के उत्थान में मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल निभाया है गोविंद गिरी ने। और भाई साहब, एग्जामिनर के जो जहन में रहता है कि प्रश्न बनाने हैं, वो भी गोविंद गिरी से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। तो अच्छे से अपन पढ़ेंगे। ठीक है, देखो टालो, सबसे पहले यानी पृष्ठभूमि पढ़ा। और पृष्ठभूमि रे अलावा की मतलब गोविंद गिरी से संबंधित बेसिक चीज है वो देखिए। 20वीं सदी का भील आंदोलन और गोविंद गिरी का परिचय। सबसे पहले क्या पढ़ते हैं? पृष्ठभूमि। 19वीं सदी के अंत तक मेवाड़ की भील समस्या काफी हद तक सुलझ गई थी, लेकिन डूंगरपुर और बांसवाड़ा के भीलों पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया था। कल अपन ने जो है पूरा भील आंदोलन पढ़ लिया है कल की क्लास में। बारापाल में क्या हुआ, ठीक है, रिखब देव के अंदर कैसे समझौता हुआ, किसने हमला किया, किसने जो है नेतृत्व किया, सब कुछ अपन ने पढ़ा। कब कब आंदोलन जो है रुके हैं, फिर वापस तेजी पकड़ी है, ये सारी चीजें अपन ने बहुत अच्छी तरीके से जो है कल की क्लास में पढ़ा है। आज स्पेशली गोविंद गिरी के आसपास ये आंदोलन चलने वाला है। अब देखो आंदोलन का संकनाद। 20वीं सदी के शुरुआती वर्षों में डूंगरपुर और बांसवाड़ा राज्यों में गोविंद गिरी के कुशल नेतृत्व में एक शक्तिशाली भील आंदोलन शुरू हुआ। ठीक है, अब इसका स्वरूप जो है वो देखिए। गोविंद गिरी ने भीलों के उत्थान के लिए सबसे पहले समाज एवं धर्म सुधार आंदोलन शुरू किया, जो आगे चलकर राजनीतिक आर्थिक विद्रोह के रूप में परिवर्तित हो गया। देखो, जनजातियों के अंदर और इसमें भी भीलों के अंदर उस समय बहुत सारी जो है कुरीतियां अंदर व्याप्त थी। और कुरीतियां क्या करती है? समाज को खोखला करती है, समाज को आगे बढ़ने से रोकती है। गोविंद गिरी ने इन चीजों को पहचाना और यहाँ के भील समुदाय के जितने भी लोग थे उनको प्रेरित किया कि आपको इन कुरीतियों से ऊपर उठना है। यानी कि इन्होंने सामाजिक सुधार की तरफ ध्यान दिया, जो आगे जाके जो है ये जो है राजनीतिक और आर्थिक विद्रोह के रूप में तब्दील हो गया। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ा वजह। ये बेसिक चीज बताई अब मैंने। अब देखो, डूंगरपुर रियासत के बेड़सा यानी कि बांसिया, ठीक है, बेड़सा नामक गांव के ये निवासी थे। ये पहला प्रश्न आप लोगों के लिए। ठीक है, बेड़सा के। दूसरा प्रश्न यहां से भी बना हुआ है, जाति से ये बंजारा थे। क्योंकि इस किताब के अंदर दे रखा है तो एग्जामिनर ने यहीं से उठाया। और ये भी पूछ सकते हैं आने वाले समय में कि किसान थे कि नहीं थे, तो बिल्कुल ये किसान थे। ये क्या थे? और स्वयं एक छोटे किसान थे। बंजारा जाति से थे, ये प्रश्न बन चुका है। बेड़सा के थे, ये भी प्रश्न बन चुका है। ठीक है, देखिए, उनकी निर्धन आर्थिक स्थिति तथा उनके पुत्रों और पत्नी की अकाल मृत्यु होने से उनकी अध्यात्म की ओर जो है प्रेरित हो गई है, और जिसके बाद ये सन्यासी बन गए। इनकी पत्नी की और पुत्रों की जो है मृत्यु के बाद ये अध्यात्म के। और देखो, परिवार के बिना क्या है आदमी? परिवार के बिना कुछ भी नहीं है। तो इसके बाद में इनके अध्यात्म की भावना जगी और ये सन्यासी हो गए थे। ठीक है, देखिए, वे कोटा बूंदी अखाड़े के प्रसिद्ध साधु राजगिरी के शिष्य थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनके गुरु का नाम क्या था? राजगिरी। लेकिन इनके जो प्रेरणा स्रोत थे वो दयानंद सरस्वती थे, ये भी ध्यान रखेंगे आप। दयानंद सरस्वती के जो है प्रेरणा से ये आगे बढ़े थे। और यहाँ पे ध्यान रखना, ये राजगिरी इनके साधु, जो साधु राजगिरी, वो इनके गुरु का नाम है। अब देखिए, इन्होंने भील क्षेत्रों में धुनी स्थापित की। इनकी जो है धुनिया स्थापित हुई और अपना निशान यानी कि ध्वज जो है
वो लगाकर आसपास के भीलों को आध्यात्मिक और नैतिक शिक्षा देना प्रारंभ कर दिया। ये देखो एक धुनी लगा रखी है और यहां से शिक्षा देना शुरू कर लिया। पहले स्वयं ने जो है इन चीज को जाना, संन्यास लिया, उसके बाद में भीलों को प्रेरित करने के लिए इन्होंने शिक्षा देना शुरू कर दिया। तो इनकी धुनी जो है वो ध्यान में रखनी है आप लोगों को, ठीक है। ले एक बार स्क्रीनशॉट ले। चलो टावरो देखो आगे बढ़ा। अब देखो विचारों का प्रभाव और राजनीतिक चेतना का उदय। जन जागृति, क्या ध्यान रखोगे? जन जागृति। गोविंद गिरी के क्रांतिकारी विचारों ने भीलों को भीतर से झकझोर कर जागृत किया और उन्हें अपनी दयनीय दशा और अधिकारों के लिए जागरूक बनाया, ठीक है। क्योंकि ये स्थिति ऐसी थी, यहाँ पे कुरीतियां ज्यादा थी, स्थिति इनकी सही नहीं थी, तो इनको जो है जागरूक किया है किसने? गोविंद गिरी ने। पराधीनता का एहसास, उनके विचारों ने भीलों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि वर्तमान शासकों ने जो है उन्हें छल से पराधीन बना रखा है, चाहे राजा हो चाहे अंग्रेज हो। इन्होंने क्या किया हुआ है? उनको बिल्कुल गुलाम की तरह बना रखा है, पराधीन बना रखा है। ये एहसास करवाया गोविंद गिरी ने इन्हें, ठीक है। भूमि के वास्तविक स्वामी कौन है? ये मूल निवासी। यही भीलों को यह एहसास कराया गया कि वे स्वयं इस भूमि के वास्तविक स्वामी और रक्षक हैं, इसलिए धरती पर पुनः उनका ही शासन स्थापित होना चाहिए। यानी कि एक तरीके से मोटिवेट किया, एक तरीके से मोटिवेट किया। मूल निवासी किस लिए कहते हैं? क्योंकि वो वास्तव में वहां के निवासी है, इसलिए जनजाति वाले जितने भी जनजाति में सम्मिलित लोग होते हैं वो मूल निवासी कहलाते हैं। और आपने जब जब मैंने जनजातियां पढ़ाई आप लोगों को इस चीज का बहुत अच्छे से भान करवाया है, ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। अंतिम परिणाम, इस वैचारिक जागृति के कारण यह समाज एवं धर्म सुधार आंदोलन धीरे धीरे एक मजबूत आर्थिक और राजनीतिक आंदोलन में तब्दील हो गया। किस तरीके से गोविंद गिरी ने इनको जागृत किया, किस तरीके से बढ़ावा दिया है, वो सारी चीजें जो है इस पुस्तक के माध्यम से और फिर अपनी क्लास के माध्यम से क्लियर होती चली जा रही है, ठीक है। चित्र देखते रहना, साथ साथ चित्रों के अंदर बहुत कुछ छुपा हुआ है जो आप लोगों को ये मैं पढ़ा रहा हूं वो सारा का सारा एहसास करवाएंगे। चित्र एक जीवंत पटकथा के रूप में ये चलेगी सारी सारी चीज। देखो गुजरात में गोविंद गिरी का प्रवास, ईडर राज्य का ऐतिहासिक समझौता 1908-1910, ठीक है। अब देखिए गुजरात प्रस्थान सन 1908। बढ़ते दमन के कारण सन 1908 में गोविंद गिरी ने राजपूताना छोड़ दिया और वर्ष 1910 तक एक साधारण किसान के रूप में गुजरात के सूंत और ईडर, ध्यान रखना ये क्षेत्रों के नाम, इन राज्यों के भीलों के बीच काम किया। अब यहाँ पे क्या है? दमनकारी नीति चल रही थी अंग्रेजों की। तब इन्होंने यहां से प्रस्थान किया, कहां? गुजरात की तरफ गए और सूंत और रीडर के राज्यों के अंदर वहां पे काम किया है, ठीक है। उन्होंने इन राज्यों के भीलों को वैचारिक रूप से जागृत करके वहां एक बहुत ही शक्तिशाली आदिवासी जन आंदोलन तैयार किया। कहां? गुजरात की बात हो रही है, ठीक है। इन्होंने अपना अंतिम समय भी गुजरात के कमोई में गुजारा था। ईडर राज्य के जागीरदार का आत्मसमर्पण, ईडर राज्य के अंतर्गत आने वाले पाल भट्टा क्षेत्र के भील आंदोलन ने इतना उग्र रूप ले लिया कि वहां के स्थानीय जागीरदार को भीलों के सामने झुकना पड़ा, ठीक है। वहां ईडर के जो जागीरदार थे उन्होंने भीलों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया, उनको झुकना पड़ा क्योंकि इतना जबरदस्त जो है ये रूप ले चुका था इनका आंदोलन, ठीक है। चलिए पाल भट्टा क्षेत्र है, ये ध्यान रखना, स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। फिर देखिए ऐतिहासिक समझौता 24 फरवरी 1910। 24 फरवरी 1910 को जागीरदार और भीलों के बीच एक औपचारिक समझौता हुआ जिसमें क्या शर्तें रखी गई? इस ऐतिहासिक समझौते के अंतर्गत कुल 21 शर्तें रखी गई। कितनी शर्तें हैं? ध्यान रखना 21 शर्तें हैं। देखो एक से लगा के और 21 तक 21 शर्तें थी। समझौता हो रहा है, ऊपर देख लीजिए, ठीक है, जो पूरी तरीके से भीलों के अधिकारों और रियायतों के संबंध रखती थी। आंदोलन की बड़ी सफलता थी ये। इस समझौते ने राजस्थान और गुजरात दोनों क्षेत्रों के भीलों में सामंती शोषण के विरुद्ध डटकर लड़ने का एक नया उत्साह भर दिया और इसे गोविंद गिरी के आंदोलन की पहली बड़ी व्यवहारिक सफलता मानी जा सकती है, ठीक है। इनको इसको माना जा सकता है, यानी कि ईडर वाला जो समझौता हुआ, ईडर के जागीरदार ने जो आत्मसमर्पण किया, उसके बाद में 21 सूत्री समझौता हुआ है, वो एक तरीके से गोविंद गिरी के द्वारा चलाई गई प्रेरणा का पहला जो है सफलता माना जा सकता है, इसे पहली सफलता माना जा सकता है, ठीक है। ले हटा स्क्रीनशॉट ले, ठीक है। बेड़सा वापसी, पंत का पुनर्गठन और समानांतर सरकार, बेड़सा, ठीक है। मूल स्थान वापसी, सन 1911 के आरंभ में गोविंद गिरी गुजरात से वापस डूंगरपुर जो अपने स्थित मूल गांव बेड़सा लौट आए। डूंगरपुर स्थित बेड़सा लौट आए और बेड़सा आकर उन्होंने पुनः अपनी मुख्य धुनी स्थापित की
और भीलों को आधुनिक व्यवहारिक पद्धति पर उपदेश देना शुरू कर दिया। फिर वापस आ गए कहां, गोविंदगिरी बेड़सा आ गए। यहाँ पे इनके शिष्य थे, इनको जो है फिर से वापस मोटिवेट करना शुरू किया। पंत का नया रूप सन 1911, इन्होंने अपने पंथ को अधिक संगठित रूप दिया। अब वे भीलों को केवल धार्मिक शिक्षा ही नहीं देते थे, बल्कि उन्हें सामंती और औपनिवेशिक शोषण, या औपनिवेशिक किसे बोलते हैं, उपनिवेश किसे बोलते हैं, जहां पे अंग्रेजों ने शासन किया, वे इनके उपनिवेश कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं, इनके उपनिवेश कहलाते हैं। यानी कि औपनिवेशिक कहा जाए तो समझ लेना कि अंग्रेजों का जहां शासन है वो, ठीक। तो यहाँ शोषण और पूर्ण मुक्ति की युक्तियां सिखाने लगे इनको। अब जो है इनका वही मोटिवेट करने का रूप चेंज हो चुका था, अब जो है तरीका बदल चुका था। इन्होंने वहां ईडर की जो है सफलता के बाद में यहाँ पे भी इन चीजों में बदलाव किया। एक बार स्क्रीनशॉट लो, देखो गांवों में धुनी और कोतवाल व्यवस्था, गांवों में धुनी और कोतवाल की व्यवस्था, उन्होंने प्रत्येक भील गांव में अपनी एक धुनी स्थापित करवाई और इन धुनियों की 24 घंटे सुरक्षा संचालन के लिए कोतवाल की नियुक्ति की। ये एक तरीके से केंद्र हो गए थे, इनकी जो धुनिया थी वो एक तरीके से केंद्र हो चुके थे। किस चीज के, एक तरीके से प्रशिक्षण के, एक तरीके से विचारों के आदान प्रदान के, एक तरीके से वहां जनजाति के लोगों से बैठक के केंद्र बन चुके थे कि यहाँ पे जो है बैठ के की जा सके, रणनीति बनाई जा सके। तो इसलिए वहां की उनकी सुरक्षा के लिए एक एक कोतवाल भी बनाया गया, जिसको नियुक्त किया गया, है ना। और कोतवाल को विस्तृत अधिकार दिए। गोविंदगिरी द्वारा नियुक्त ये कोतवाल केवल धार्मिक मुखिया नहीं थे, बल्कि वे अपने क्षेत्र के सभी प्रशासनिक और सामाजिक मामलों के भी मुख्य प्रभारी थे। यानी कि एक तरीके से पूरा ही, मतलब गोविंदगिरी का मुख्य लक्ष्य क्या था, भीलों का उत्थान करना। अब कोई गुलाम बना हुआ है तो उत्थान कैसे होगा, तो उनको गुलामी की जंजीरों से जो है मुक्त करवाना था। और गुलाम किसके थे, अंग्रेजों के। तो मुख्य लड़ाई किससे हुई, अंग्रेजों से हुई। विवादों का निपटारा, ये देखिए कोतवाल भीलों के आपसी विवादों, झगड़ों और मुकदमों का निपटारा भी करते हैं कि भाई आपस में झगड़ेंगे तो कितना क्या चलेगा, इसलिए आपसी निपटारा भी कोतवाल कर देते हैं। क्या हमें बाहरी शक्ति से लड़ना है, भैया अपनी शक्ति वो पहचानी है, आपस में ठोकिनो नहीं है। बाहरी है अंग्रेज जी को आयोड़ा है नहीं, आने जी को है स्वाद चकानो तो थे एक रहो, इन वास्ते तो थे एक रहने खातिर ही एक शब्द आए आगे, संप सभा। संप किन के थे, देखियो मैं तो यानी बेल समुदाय रा बहुत सारा जो है लोगों बातचीत भी करी ओडी और बहुत अपनोपन महसूस हुए। और बी टाइम जो मैं छोटा हाँ बी टाइम करता तो ए मतलब बात भी करता बी टाइम में कहता कि इम तो हम्प नहीं है, इम हम्प बढ़िया है। मारवाड़ी में भी हम्प कह, हम्प तो मतलब है संप, यानी कि एकता, कि इनके बीच में बनती अच्छी है, भाईचारा अच्छा है, एकता अच्छी है, ये होता है संप। आगे आएगा संप सभा आएगी अभी आगे, ठीक है, भगत पंथ संप सभा सब आएगी। लो स्क्रीनशॉट लो, देखो समानांतर सरकार का संचालन। इस सुदृढ़, ये कर लेना, ये लिखा हुआ है सुदृढ़, सुदृढ़ व्यवस्था के कारण भील क्षेत्रों में परोक्ष रूप से गोविंदगिरी की एक समानांतर सरकार चलने लगी। भाई यहां से इनकी एक तरीके से एक सरकार ही चल रही थी, एक संविधान बन गया इनका पूरा का पूरा, है ना। फिर देखिए भीलों की इस समानांतर व्यवस्था और बढ़ती शक्ति को देखकर दूसरी ओर राजाओं और जागीरदारों द्वारा गोविंदगिरी के शिष्यों का शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न और अधिक तेज कर दिया गया। अब क्या हुआ, अंग्रेजों ने और रियासती जो शासक थे वो इनके जो शिष्य थे उनका उत्पीड़न और भी तेज कर दिया। कहते हैं भाई तुम्हारा जो मुखिया सरकार चला रहा है, एक तरह की संविधान चला रहा है, तो इनको जो है परेशान करना और शुरू कर दिया था इन्होंने। ठीक है, देखो पूरी स्टोरी आप लोगों को मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं, समझा रहा हूं, और इन चित्रों को देखते रहना, इनमें जो है सारी चीज समझ में आ जाएगी आप लोगों को। ठीक है, ले स्क्रीनशॉट। देखो आंदोलन का प्रसार, गोविंदगिरी की गिरफ्तारी और भील राज की योजना। गोविंदगिरी की सभी सामाजिक और धार्मिक गतिविधियों का मुख्य केंद्र क्या था, बेड़सा गांव था। ठीक है, बेड़सा में ईडर, सूंत, बांसवाड़ा, डूंगरपुर राज्यों तथा मुंबई सरकार के अधीन आने वाले पंचमहल और खेड़ा जिलों के भील बड़ी संख्या में जुटने लगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये लाइन्स है, कहां से भील आए थे पूछा जा सकता है, यूं पूछ सकते हैं कि कहां से नहीं आए या कहां से आए। तो देखो एक बार फिर से, ईडर, सूंत, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और बंबई सरकार के अंदर आते थे पंचमहल और खेड़ा। ठीक है, पंचमहल और खेड़ा थे गुजरात के अंदर के खेड़ा और ये, लेकिन उस समय बंबई सरकार के अधीन आ जाते थे। ठीक है, और जो ईडर और सूंत है वो गुजरात के अंतर्गत ही थे, बांसवाड़ा और डूंगरपुर राजस्थान के अंतर्गत। देखिए इस जन आंदोलन का व्यापक प्रभाव संपूर्ण दक्षिणी राजस्थान के राज्यों और गुजरात के भील क्षेत्रों तक पूरी तरह फैल गया था। ठीक है, गुजरात के भील क्षेत्र, राजस्थान के और मुंबई सरकार के अधीन आ रहे थे, वहां तक ये चीजें पूरी तरीके से अब फैल चुकी थी। ठीक है भाई साहब, ले स्क्रीनशॉट लियो एक बार।
आगे बढ़ते हैं। प्रथम गिरफ्तारी अप्रैल 1913, अप्रैल 1913 की बात है। गोविंदगिरी के बढ़ते प्रभाव से डरी डूंगरपुर जो पुलिस है उसने अप्रैल 1913 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया। पुलिस वाले डर गए थे, गोविंदगिरी को गिरफ्तार किया। अब यहाँ पे आप लोग देखो कि चित्र थोड़े से रंगीन हुए, है ना। मैंने थोड़ा सा फिर और एक्सपेरिमेंट किया मैं कि थोड़ा सा चित्रों में और जान डाली जाए, तो यहाँ पे और भी देखो अब यूं बिल्कुल नहीं लगे कि अरे यार जबरदस्त मजा आ गया। जय मेरे आ स्लाइड तैयार हुई तो मैंने खुद नहीं आनंद आया कि हा अब लगा कि हाँ आनंद आया। तो फिर नेक्स्ट क्लास की स्लाइड है वो मैंने ज्यादातर जो है इस तरीके से बनाने की कोशिश की है कि चित्रों में भी जान डाल दी जाए, ठीक है। क्योंकि देखो अंबुजा सीमेंट तो नहीं है अपने पास में, लेकिन अपने पास में वो कंटेंट है कि ये जान डालने वाला कंटेंट है। कहते हैं ना अंबुजा सीमेंट में जान है, कह सको सीजीडी के कंटेंट में जान है, ठीक है, या कह सको। पुलिस ने उनका सारा सामान जब्त कर लिया और उन्हें अपना धार्मिक पंथ छोड़ने के लिए गंभीर रूप से धमकाया। देखो ले गए यहाँ पे, है ना, यहाँ पे ले जाके और देखो धमका रहा है पुलिस वाला कि ये जो है आपको ये गतिविधियां छोड़नी पड़ेगी, ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे। गोविंदगिरी को किस चीज का डर है? जिसने अपना परिवार ही खो दिया तो वो क्या है डर? सन्यासी को कैसा डर है? कोई डर नहीं। देखो भीलराज की योजना, सामंती और औपनिवेशिक सत्ता के इस क्रूर और शोषक व्यवहार ने गोविंदगिरी और उनके शिष्यों को इस गुलामी से पूरी तरह मुक्ति पाने के लिए भीलराज की स्थापना की गुप्त योजना बनाने की ओर प्रेरित किया। अब गोविंदगिरी को लगा भाई साहब अब कौन छड़ा के मना धमकावा है, ठीक है। यानी कि अब जो है इन्होंने बुलाए अपने शिष्यों को और अब के अब अपना भील राज्य स्थापित होगा, ठीक है। बहुत हुआ सम्मान, अब तो होगा आमने सामने। तो फिर ये वाली चीज जो है कि भील राज की इन्होंने योजना बनानी शुरू कर दी। ले स्क्रीनशॉट। चलिए देखो, मानगढ़ पहाड़ी पर भीलों का जमावड़ा और रियासती राजाओं की घबराहट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है अब, क्योंकि अब होगा मानगढ़ सम्मेलन और भीषण नरसंहार होगा, जिसे फिर इतिहास में बहुत तरीके से पढ़ा जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए मानगढ़ आगमन अक्टूबर 1913 की बात है। गोविंदगिरी अक्टूबर 1913 में मानगढ़ पहाड़ी पर पहुंचे और भीलों को वहां एकत्र होने के लिए अपने गुप्त संदेशवाहक दूत चारों तरफ भेजे। अब जो है संदेशवाहक चारों तरफ क्या है, मानगढ़ के अंदर भाई साहब कुछ बड़ा होने वाला है। बांसवाड़ा डूंगरपुर के अंदर रहे थे, बांसवाड़ा के अंदर मानगढ़ आता है और वहां पे जो है गुप्त संदेशवाहक चारों तरफ जाने लगे कि अब वहां पे भाई साहब अपने को इकट्ठा होना है। धीरे धीरे भारी संख्या में भील मानगढ़ पहाड़ी पर जुटने लगे और अपने साथ पर्याप्त मात्रा में राशन पानी और सुरक्षा के लिए हथियार भी ला रहे थे। पूरी योजना के अनुसार राशन पानी भी ला रहे थे, खुद एक अकेले आदमी जितना नहीं बहुत जनों जितना ला रहे थे, और फिर हथियार भी ला रहे थे क्योंकि पता है लड़ाई लड़नी पड़ेगी, लड़ाई लड़नी पड़ेगी। राजाओं की घबराहट देखिए, भीलों की इन बड़ी बड़ी हुई गतिविधियों से सूत, बांसवाड़ा और डूंगरपुर और ईडर राज्यों के राजाओं को पूरी तरीके से चौकन्ना और भयभीत कर दिया था, डरे हुए थे। अब देखो एक्सप्रेशन देख सको थे राजा और दिखे खान दिखे बिल्कुल डरियोड़ा, अब क्या करा रहे, अब तो अपनी बकरी डिब्बे में आ गई यहाँ करता। अंग्रेजों से सैन्य गुहार लगाई। इन सभी देशी राजाओं ने शासकों ने अपने अपने संबंधित अंग्रेज अधिकारियों से पत्र व्यवहार कर मानगढ़ पहाड़ी पर जुट रहे भीलों के इस जमावड़े और युद्ध की तैयारी कर रही पालों को तुरंत कुचलने के लिए लिखित प्रार्थना की। प्रार्थना किसने की? अपने राजाओं ने की, क्योंकि राजा खुद शोषण करने में शामिल थे। अब राजाओं की जो है लगी पड़ी थी, तो यहाँ राजाओं ने अंग्रेजों से कहा कि भाई साहब वहां पे ये चीज हो रही है कि भी टाइम जो है अंग्रेज सत्ता भी खतरे में पड़ चुका है, तो यहाँ पे जो है इनको यहाँ से हटाना पड़ेगा, इस जो गतिविधियां चल रही इनको कुचलना पड़ेगा। राजा देखो पहुंच गए कहाँ पे, अंग्रेजों के पास। यहाँ पे ये डरे सहमे हुए। अब देखिए आगे क्या होता है, लीजिए स्क्रीनशॉट। देखिए ब्रिटिश फौजों का घेराव और विफल वार्ताएं, 6 से 17 नवंबर तक ये घटनाएं चली है, ठीक है। सैन्य टुकड़ियों का पहुंचना 6 से 10 नवंबर 1913। मानगढ़ पहाड़ी पर भीलों के जमावड़े को बलपूर्वक हटाने के लिए ब्रिटिश फौज ने निम्नलिखित टुकड़ियां वहां पहुंची है। अब कौन कौन सी टुकड़ियां पहुंची, ये आने वाला सवाल है भाई साहब, निश्चित सवाल है, इसको बहुत अच्छे से पढ़ लेना। देखिए मेवाड़ भील कोर की 2 कंपनियां पहुंची है, 104 वेलेजली राइफल की 1 कंपनी और 7वीं राजपूत रेजिमेंट की 1 कंपनी। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट और यूनिक प्रश्न एग्जामिनर के लिए, तो एग्जामिनर तो ध्यान दे ही दे, थाने पहला ध्यान देना है। कौन कौन पहुंची है? एमबीसी यानी मेवाड़ भील कोर,
इनकी 2 कंपनियां हैं, 104 वेलेजली राइफल की एक है, 7वीं राजपूत रेजिमेंट की एक कंपनी है। ये सेनाएं वहां पे अंग्रेजों की पहुंच चुकी थी। सेना के पहुंचने के बाद भीलों और अंग्रेज अधिकारियों के बीच कुछ दौर की बातचीत हुई, वार्ताएं चली है, ठीक है। लेकिन भील अपनी मांगों पर अड़े रहे और वार्ताएं पूरी तरह विफल रही। यह एक्साइटमेंट हो रही है कि मैं अब अगली जो है स्लाइड पे क्या होगा, मतलब पूरा पिक्चराइज हो रहा है ये चीज, है ना, पिक्चराइजेशन है। तो यूं लगता है कि अब सालू के प्यार की अगली कड़ी में क्या होने वाला है। एक वो धारावाहिक का वो जो डायलॉग बोलता था परेश रावल, वैसे जो है यहाँ पे भी ऐसे ही लगता है। चलिए स्क्रीनशॉट लो। देखो भाई साहब, अब सैन्य आक्रमण 17 नवंबर की वो घड़ी आ चुकी थी जब आमने सामने होंगे ये। विफल वार्ताओं के बाद जो तुरंत बाद 17 नवंबर 1913 को अंग्रेजी फौजों ने मानगढ़ की पहाड़ी पर भीषण चौतरफा आक्रमण कर दिया। अब चारों तरफ से घेर के वहां पे आक्रमण शुरू हो गया, आमने सामने तोप और मशीन गनों का प्रयोग तक किया गया। अंग्रेजी फौजों ने मानगढ़ पहाड़ी के ठीक सामने स्थित दूसरी पहाड़ी पर भारी तोप और मशीन गनें तैनात कर रखी थी, जहां से भीलों के ऊपर निरंतर अंधाधुंध गोला बारूद दागा जाने लगा। अब देखो बिल्कुल समानांतर सामने वाली पहाड़ी पे तोपें स्थापित कर दी और वहां से जो है सीधी यहाँ पे गोलाबारी करने लगे, ठीक है, और मशीन गनें लगा दी सीधी की सीधी, और वहां से जो है ये चलाने लगे। भीलों ने डटकर मुकाबला किया। आधुनिक हथियारों की कमी के बावजूद भीलों ने लगभग 1 घंटे तक ब्रिटिश सेना का पहाड़ी पर बेहद बहादुरी से सफल मुकाबला किया, लेकिन वे आधुनिक युद्ध सामग्री के सामने अधिक समय तक टिक न सके। देखो इनके पास में क्या थे, इनके पास परंपरागत साधन, यानी कि तीर कमान, भाले, तलवारें, बर्छी, ठीक है, ये सारी चीजें थी। और उनके पास में कुछ बंदूकें भी थी, इनके पास ज्यादा नहीं, कुछ एक, ठीक है। लेकिन अंग्रेजों के पास में तो सारे आधुनिक थे, गोला बारूद थे सारा, तो उसके सामने कितना मुकाबला करें। हालांकि इन्होंने अपनी तरफ से पूरा डटकर मुकाबला किया, 1 घंटे तक लड़े हैं इन्होंने, लेकिन फिर भी वहां पे ज्यादा समय तक भी टिक नहीं सके। लिखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर देखिए, अंधाधुंध गोलियों से कत्लेआम होने लगा। अंग्रेज फौज पहाड़ी के नीचे से भीलों को घेरते हुए ऊपर तक पहुंच गई और उसने वहां मौजूद निहत्थे आदिवासियों को अंधाधुंध गोलियों से भूनना आरंभ कर दिया। अब सामने से तो हमला कर ही रहे थे, अब वैसे ही यहाँ पे स्थिति खराब हो चुकी थी और फिर जो है अंग्रेज सेना के सैनिक वहां पे ऊपर चढ़ने लगे और गोलीबारी करते हुए चल रहे थे, ठीक है। गोलियों की बौछार से भील समुदाय में भारी भगदड़ मच गई। कुछ ही समय में विवश होकर भीलों ने पहाड़ी पर आत्मसमर्पण कर दिया। अब इनके पास में और कोई रास्ता बचा नहीं था, ठीक है, चारों तरफ से गिर चुके थे, अत्याधुनिक हथियार थे उनके पास में, तो फिर मजबूरन जो है इनको आत्मसमर्पण करना पड़ा, ठीक है। आत्मसमर्पण कर देने के उपरांत भी ब्रिटिश सेना की क्रूरता देखी कि आदिवासियों का कत्लेआम जारी रखा। इन्होंने सरेंडर कर दिया था, आत्मसमर्पण कर दिया, लेकिन इनकी क्रूरता इतनी थी कि इनको आदेश मिले थे कि कत्लेआम को जारी ही रखना है, इनको मारना ही है, कोई समझौता नहीं करना। तब जो है आत्मसमर्पण के बावजूद ये कत्लेआम जारी रखा गया। इतना भीषण कत्लेआम हुआ मानगढ़ की उस पहाड़ी पे उस समय। स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर देखिए आधिकारिक आंकड़े क्या कहते हैं। अंग्रेजी दस्तावेजों के अनुसार इस भीषण हत्याकांड में कुल 100 भील मारे गए और 900 भीलों को बंदी बना लिया गया। देखो ये निर्लज लीपापोती, देखिए आप, अंग्रेजी दस्तावेज फिर भी क्या करें कि सिर्फ 100 भील मारे गए। वहां पे कत्लेआम इतना खतरनाक किया, हजारों भील मारे गए थे, हैं। और फिर भी यहाँ पे आंकड़ा क्या दिया है कि सिर्फ 100 भील मारे गए और 900 को बंदी बनाया है। और स्थानीय और अन्य ऐतिहासिक साक्ष्यों के अनुसार लगभग 1500 भील पहाड़ी पर शहीद हुए थे और इसे राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 1500 भील उस समय शहीद हुए, बाद में घायलों में से और मरने वालों की संख्या बढ़ जाती है, लेकिन यहाँ पे अंग्रेज क्या कहते हैं, 100 भील मरे गए। शीर्ष नेताओं की गिरफ्तारी हुई। इस दमनकारी सैनिक कार्रवाई के अंत में मुख्य जननायक गोविंद गिरी और उनके प्रमुख सहयोगी पूंजिया यानी कि पूंजा भील, इनको क्या कहा जाता है, पूंजिया यानी पूंजा भील, ठीक है, इनके प्रमुख शिष्य थे गोविंद गिरी के। पूंजा भील की भी गिरफ्तारी हुई। ब्रिटिश पुलिस द्वारा इन्हें बंदी बना लिया गया, ठीक है, ब्रिटिश पुलिस द्वारा बंदी बना दिया गया। देखिए आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए भील आंदोलन की स्थिति और गोविंद गिरी की लोकप्रियता देखिए। मानगढ़ धाम की घटना के बाद भील आंदोलन को बलपूर्वक कुचल दिया गया। आंदोलन कुचले जाने के बाद भी भील शांत नहीं हुए और अपने गुरु गोविंद गिरी की गिरफ्तारी को लेकर लगातार आंदोलित थे, आक्रोशित थे, यानी कि फिर भी ये इनको छुड़ाना चाहते थे। यहाँ पे जो है ये फिर भी लगभग लगातार जो है आंदोलन में एक तरीके से सक्रिय रहे। गोविंद गिरी भील समाज के अत्यधिक लोकप्रिय थे क्योंकि उन्होंने भीलों को संगठित किया था और उन्हें समाज की अनेक कुरीतियों और बुराइयों से
मुक्ति दिलाई थी, इसलिए इनका प्रभाव बहुत ज्यादा था भीलों के अंदर। इन्होंने भीलों के उत्थान के लिए काम किया था, इसलिए यहाँ पे प्रभाव इनका बहुत अधिक था। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले उठा ब्रो। देखो ये अपने जो है ये रिपीट है स्लाइड, ठीक है। और यहाँ पे अच्छा यहाँ पे आते हैं अपन, ये दो स्लाइड जो है यहाँ पे रिपीट है। देखिए सरकारी निगरानी, जेल से छूटने के बाद भी ब्रिटिश सरकार उन पर 24 घंटे कड़ी नजर रखती थी। किस पे? गोविंद गिरी पे 24 घंटे जेल से छोड़ देने के बाद भी कड़ी नजर रखी जा रही थी। और ये सरकारी पाबंदियों के कारण अहमदाबाद संभाग के अंतर्गत आने वाले पंचमहल जिले के झालोद नामक स्थान से स्थायी रूप से यहाँ पे गोविंद गिरी रहने लगे थे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और यहीं से एक प्रश्न हाल ही में एग्जाम में बना भी है ना। यहाँ पे ये पंचमहल वाले जो है ये ध्यान रखनी है आपको, पंचमहल के झालोद नामक स्थान पे। और अंतिम रूप से इन्होंने जो है अपना जीवन बिताया वो कंबोई गुजरात के अंदर। ठीक है, भक्तों का जमावड़ा देखिए, झालोद गांव में रहने के बावजूद उनकी आध्यात्मिक शक्ति कम नहीं हुई और देश के सभी भील क्षेत्रों में उनके अनुयायी जो है उनके दर्शन करने और उनके प्रवचन सुनने के लिए निरंतर वहां पहुंचते थे। इन्होंने भगत आंदोलन चलाया था, ये ध्यान रखना, इन्होंने भगत आंदोलन चलाया था। स्क्रीनशॉट ले लो। गोविंद गिरी के बारे में आप लोगों के इतना ही दे रखा है कक्षा 9 की किताब के अंदर। तो अपन ने बहुत अच्छी तरीके से पूरी डिटेल पढ़ी है। मानगढ़ हत्याकांड की डेट ध्यान रखें, पूरी प्रक्रिया अपन ने पढ़ी है। वहां पे कौन कौन सी जो है कंपनियां मौजूद थी अंग्रेजों की तरफ से, वो ध्यान रखना है। और सारी चीजें आ गई है आप लोगों के सामने। ठीक है, कि गोविंद गिरी से रिलेटेड आपको भील आंदोलन से संबंधित जो भी चीजें पूछी जा सकती है। अब इस क्लास को मैंने वो मोतीलाल तेजावत वाली क्लास से सेपरेट रखा है, क्योंकि मोतीलाल तेजावत वाली क्लास के अंदर भी आप लोगों को काफी सारी डिटेल पढ़नी है कक्षा 9 के अंदर से देखे तो। ठीक है, ये मेरे पास हमेशा इस टेबल पे जो है ये किताब रहती है आपके कक्षा 9 वाली। तो अब अपने गोविंद गिरी से संबंधित जो है, ठीक है ना, हाँ यहीं तक है आपके कि ये जो है भगत वहां पे पहुंचने लगे। उसके बाद में अपने उदयपुर राज्य में मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में आंदोलन, और उसके बाद में है फिर मीणा विद्रोह। उसके बाद में मीणा विद्रोह है। तो ये मानगढ़ पहाड़ी वाला है ये पूरी तरीके से। अब देखोगे तो ऐसे दे रखा है, देखो कंटिन्यू, कैसे दे रखा है, कंटिन्यू दे रखा है। यहाँ पे ये मानगढ़ धाम और यहाँ पे इनका स्मारक बना हुआ है वो बता रखा है। और अपन ने किस तरीके से पढ़ा, अपन ने पढ़ा है जब बिल्कुल आपको लगता है कि अच्छा इस तरीके से दे रखा होगा, नहीं, आप इस किताब को यदि मूल किताब को पढ़ के देखोगे तो लगेगा कि अच्छा, फिर पता चलेगा आपको कि इन क्लास के पीछे, स्लाइड्स के पीछे कितनी मेहनत की गई है। इसीलिए मैं टेलीग्राम पे एक संदेश डाल के बताया भी था कि इसके पीछे बहुत मेहनत की जा रही है। इन क्लासेस में किसी तरह की आप कोताही नहीं बरतेंगे और बहुत अच्छी तरीके से इन्हें याद करेंगे। यदि आप कोताही बरतने लग गए तो मान लीजिए कि वहीं से आप पिछड़ना शुरू हो जाते हैं, और मैं नहीं चाहता कि आप किसी भी कंडीशन में पिछड़े। तो इसलिए नियमितता बना के रखना। आज की इस क्लास को यहीं पे पूरा करते हैं। अब अगले सप्ताह सोमवार की क्लास में अपन मिलने वाले हैं मोतीलाल तेजावत जी के साथ में। तब तक के लिए आप लोगों को नमस्कार, राम राम, जय हिंद।